बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़-ए-बहावलपुर न्यूज़ चैनल में प्रोग्राम आज की शख्सियत के हवाले से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आفتاب गीलानी और मैं हूं अहमद। आज की शख्सियत में हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर नवीद असलम मलग़ानी साहब, जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पथालॉजी में एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट फैकल्टी में। हम उनको प्रोग्राम आज की शख्सियत में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप खैर आफियत से? डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी और इब्तदाई तालीम के बारे में, आपका किस इलाके से ताल्लुक़ है, कहाँ से आपने तालीम हासिल की और ग्रेजुअली माशाल्लाह आप प्राइमरी से शुरू किया, ज़ाहिर है PhD अपनी की होगी, उस हवाले से नाज़रीन को बताइए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आवाज़-ए-बहावलपुर का मशकूर हूँ, उनकी टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मदद किया, मौका दिया बात करने का अपने आप के बारे में, तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, उस टीम का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, मेरा जो ताल्लुक़ है बेसिकली वो जो तहसील तौसा शरीफ है, ज़िला डेरा गाजी खान, उसका एक बड़ा दूर अफ्तादा एक गाँव है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी डेवलप हो चुका है, हसनाबाद। ये तौसा से भी तकरीबन 70 किलोमीटर आगे है और तकरीबन यूँ समझ लें कि ये वो ऐसा एरिया है कि इसके एक तरफ ट्राइबल एरिया है, एक तरफ KPK स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल आखिरी यूँ समझें गांव में शुमार है इसका पंजाब के। तो मेरा वहाँ से डॉक्टर साहब ताल्लुक़ है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम भी वहाँ से हासिल की। प्राइमरी स्कूल तक की जो मेरी एजुकेशन है वो उसी गांव में उसी स्कूल से है। और डॉक्टर साहब, मैं मतलब हम स्कूल तो कहते हैं, लेकिन बड़े मज़े की बात यह है कि हमारा स्कूल था ही नहीं। हम जो है ना, वो हमारा एक दरख्त था, तो हमें कहा जाता था कि ये आपका स्कूल है। हमारे पास लोग कहते हैं कि टाट स्कूल में पढ़े, हमारा तो टाट भी नहीं थे। हम अपने जो कोई ना कोई चीज़ लेके जाते थे, उसको बिछा के उस पर बैठते थे, और हमारे उस्ताद जो थे उनकी भी कुर्सी भी नहीं होती थी, वो अपनी चारपाई रख के तो वो वहाँ बैठते थे। तो मैंने अपनी जो है ना वो इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब फिर मैं चला गया डेरा गाजी खान। वहाँ से मैंने अपनी जो मैट्रिक है वो मैंने डेरा गाजी खान का बड़ा मशहूर तालीमी इदारा है, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1, जिसमें ये जो हमारे बड़े बड़े डिग्नेटरीज़ पाकिस्तान की, मैं एग्जांपल दूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब भी उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। बड़ी एक मशहूर और मारूफ तालीमी दरसगाह है। तो वहाँ से मैंने हासिल की, मैट्रिकुलेशन मैंने वहाँ से किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज जो डेरा गाजी खान, जो आजकल गाजी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है, उससे मैंने अपनी FSc की। तो यूँ डॉक्टर साहब मेरी जो एजुकेशन है बुनियादी वो मैंने वहाँ से हासिल की। फिर मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी, उसमें मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। तो मैंने वहाँ से एग्रीकल्चर किया और BSc कंप्लीट की। फिर मैंने MSc भी वहीं से की। 2004 में मैंने अपनी MSc ऑनर्स, जो कि इक्वल टू MPhil है, वो मैंने उसी यूनिवर्सिटी से हासिल की। तो यूँ ये सिलसिला डॉक्टर साहब ये चलता रहा। फिर आगे की बातें तो फिर डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब स्टूडेंट को गाइडलाइन मिलती है तो घर से मिलती है या साझा करते हैं, तो आपने जब FSc की होगी तो आपके सामने एक टारगेट होगा। अक्सर लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, तो आप एग्रीकल्चर के फील्ड में चले गए। क्या आपको कोई किसी ने इस तरफ गाइड किया था या आपकी चॉइस थी? क्या आप डॉक्टर साहब, ऐसे था कि जो बनना तो मैं भी डॉक्टर चाह रहा था, लेकिन चूँकि पता है कि आपको पता है कि हर कोई नहीं बन सकता किसी न किसी रीज़न की वजह से। हमारा मतलब ड्रीम तो ये थी, लेकिन हमने उस ड्रीम को दूसरे तरीके से पूरा किया है। उसको हमने PhD की शक्ल में अपने आप को डॉक्टर बन के दिखाया है। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर थी, इसको मेरे से जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह PhD डॉक्टर हैं, डॉक्टर नईम। वो चूँकि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको फॉलो किया है कि चलो ये है कि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो
एक भाई उधर ऑलरेडी है तो मैं भी उनके साथ, फिर हम दोनों भाई रूममेट भी रहे हैं सर। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कंट्री डायरेक्टर हैं इसमें, कैबी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल की एग्रीकल्चर की, उसमें तो इस्लामाबाद बेस करते हैं। डॉक्टर साहब कहा जा सकता है कि आपके घर का सब्जेक्ट है कि आप जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ऐसे ही है। तो हमारी फैमिली में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर की डिग्री होल्ड करते हैं और उसमें बहुत सारे पीएचडी डॉक्टर्स हैं एग्रीकल्चर में अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये तो हमने तालीमी हवाले से बात की, आपके इब्तदाई तालीम के हवाले से बात की, आपके बैकग्राउंड को जाना। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी डेली रूटीन क्या है, दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, दिन कैसे गुजरता है आपका? दिन का आगाज़ रूटीन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के नाम से हम करते हैं। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मेरे बच्चे चूँकि छोटे हैं तो उनको सुबह को मुझे स्कूल छोड़ना होता है, उनको स्कूल छोड़ के फिर हम एज़ यूजुअल यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में बीइंग द चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ज़ाहिर है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन मैटर्स को देखना होता है। फिर बस ये सिलसिला यूँ चलता रहता है और वक्त कुछ दिन गुजर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से है और हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने किस टॉपिक पे पीएचडी की और आपकी रिसर्च जो है उससे हमारी जो बाकी लोग हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ? डॉक्टर साहब मैंने पीएचडी मैंने फिर उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 2011 में, एडमिशन पीएचडी उसी हैरड यूनिवर्सिटी में लिया। तो लेकिन मैं फिर रिसर्च के लिए डॉक्टर साहब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा चला गया था अमेरिका में। तो वहाँ पर मैंने अपनी रिसर्च की और मेरे जो रिसर्च का टॉपिक था ये एक बीमारी लगती है मिर्च के ऊपर जिसको हम बेल्ट कहते हैं, मुरझाव होता है उसका, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो मेरी रिसर्च उस पर थी, चूँकि जैसे हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा कपास लगती है तो सिंध में इसी तरह मिर्च की काश्त होती है। तो मैंने फोकस उसी एरिया पे रखा था, सिंध पे, ऑल्दो कि मेरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में थी लेकिन मैं सैम्पलिंग के लिए फील्ड विजिट्स के लिए मैं सिंध जाया करता था। तो मैंने उस पे काम किया, उससे ये हुआ कि हमने उसको आइडेंटिफाई किया, करैक्टराइज़ किया कि कौन सी स्पीशीज़ हैं और फिर उनको हमने मैनेज करने की जो टेक्निक्स हैं वो मैंने अपने रिसर्च में दी हैं कि उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब मुझे ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ है कि मैं जब उस यूनिवर्सिटी में नॉर्मली हायर एजुकेशन जो है ना 6 महीने का टाइम देती है किसी भी स्कॉलर को बाहर रहने के लिए, तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरे प्रोफेसर जो वहाँ का यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मेरा प्रोफेसर था, जब मैं पाकिस्तान वापस आया था उसने मुझे फिर बुलाया था। तो उसने फिर मुझे बुला के वहाँ पर कुछ अर्सा और काम करवाया। तो ये मेरे लिए ऑनर है कि मैं एक प्रोफेसर ने खुद से बुला के मुझे फिर अपने पास कुछ अरसे के लिए रिसर्च के लिए बुलाया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है। डॉक्टर साहब, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पथालोजी में कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं? इसमें हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी और एमएससी ऑनर्स प्लांट पैथोलॉजी जिसको जो इक्विवेलेंट वो एमफिल है, और हमारे पास जो तीसरा प्रोग्राम है वो पीएचडी प्रोग्राम है। तो हमारे पास कंप्लीट मतलब 3 प्रोग्राम डिपार्टमेंट के अंदर हमने शुरू किए हुए हैं और तीनों के तीनों प्रोग्राम तमाम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और HEC से अप्रूव्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। जी, एग्रीकल्चर की डिफरेंट फील्ड्स हैं, स्पेशलाइजेशन आप लोग करते हो आगे जाके, तो पर्टिकुलरली आपने ये प्लांट पैथोलॉजी का इंतखाब क्यों किया, इसमें क्या आपका इंटरेस्ट था? डॉक्टर साहब ये बेसिकली जब हम बीएससी में एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो उस वक्त उनको 4 सेमेस्टर तक ना जनरल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं तमाम फील्ड्स के। ठीक। तो जो मुझसे बड़े भाई थे उनका फील्ड था एंटोमोलॉजी, और ये मैंने इसको प्लांट पैथोलॉजी इसलिए चूज़ किया है कि ये दोनों एग्रीकल्चर के अंदर ना 2 मेन डिविजन्स हैं, एक है क्रॉप प्रोडक्शन और एक है क्रॉप प्रोटेक्शन। तो ये जो प्लांट पैथोलॉजी है ये प्लांट प्रोटेक्शन में आती है। तो चूँकि मेरा भाई भी इसी फील्ड में था तो हमने डिसाइड किया था कि चलो ये है कि हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो हम दोनों की एक्सपर्टीज़, आपकी इंसेक्ट्स, वो बेसिकली जो उनकी फील्ड है वो इंसेक्ट्स से रिलेटेड है, तो जो मेरी फील्ड है वो माइक्रोब से रिलेटेड है, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, निमाटोड्स हैं। तो हमने कहा चलो एटलीस्ट एक
डिवीज़न को हम एटलीस्ट दोनों भाई जो है ना उसको ग्रिप करके रखें। तो इसलिए मैंने फिर इस फील्ड को, मेरा इंटरेस्ट था इसमें शुरू से, मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि ये जो नेचर है, वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती उनको कैसे ऑब्ज़र्व किया जाए, कैसे देखा जाए। तो एक मेरा पैशन था, मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको मतलब इनके जो जीनोम तक स्टडी किया है, इनका मतलब ये है कि इनका जो DNA होता है उस तक उसको मैंने स्टडी किया है कि किस तरह के होते हैं, कौन सी इनकी रेसेस हैं, कौन सी इनकी स्पीशीज़ हैं, तो बायोवर्स कौन कौन सी हैं, तो उनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी किया। तो मैं एंजॉय करता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ख़ास तौर पर हमारी जो फैकल्टी एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत से लोग अपने अपने तौर पर बड़ा नाम है उनका, जैसे डॉक्टर इकबाल बंदेशा हैं, डॉक्टर मरदम साहब हैं, या अपनी अपनी फील्ड में अपनी जो यंग एक अली रज़ा है काम करें। डॉक्टर साहब आपका भी एक बड़ा नाम है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर नफीस का नाम है। तो आपका जो नाम है इस हवाले से, जो आपकी रिसर्च है, जो वाइस चांसलर साहब भी आपके मोतरफ़ हैं, फ़ैन हैं, तो वो मशरूम के हवाले से है जी। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है मशरूम के हवाले से। डॉक्टर साहब, ये हमने मशरूम की कल्टीवेशन स्टार्ट की यूनिवर्सिटी में। इनिशियली हमने एक ट्रायल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ा सक्सेसफुल रहे। तो उसकी वजह से फिर हमने इसको बढ़ा दिया, इस काम को ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एरिया में, साउथ पंजाब में इवन के हम कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह की मशरूम की प्रोडक्शन जो है ना, वो जो रिसर्च है वो शायद नहीं हो रही जो हम कर रहे हैं। क्योंकि हम उसका कल्चर भी खुद बनाते हैं, मतलब कोई स्पीशी लेके उसके अंदर से उसका टिश्यू कल्चर लेके हम उसकी जो ग्रोथ है मीडिया के ऊपर वो खुद लेते हैं। फिर हम सबसे बड़ी हमारी जो एक्सपर्टी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पान, जो सीड होता है इसका, वो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। उसका काफ़ी प्राइस है मार्केट में, अगर कोई लगाना चाहता है तो वो बड़ा महंगा बिकता है क्योंकि वो मिलता ही नहीं है। तो हमारे पास वो फैसिलिटी है कि हम उसका स्पान प्रोड्यूस करते हैं। और स्पान के साथ साथ हम अभी, चूँकि हमने दूसरा साल है हमने इसको शुरू किया है, तो हम उसकी डिफरेंट जो वैराइटीज़ हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको वो माहौल दे रहे हैं कि जो कि मतलब इस भावलपुर की कंडीशंस को सूट करें, इस एरिया को सूट करें, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी डेवलप हो, वो उनको मशरूम भी पहुँचे। क्योंकि डॉक्टर साहब ये मशरूम जो है ना, ये बड़ी रिच फूड है हर हवाले से। इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है बाकी चीज़ों की निस्बत, इसमें फैट्स हैं ही नहीं। और वो लोग जो जिनके साथ प्रॉब्लम होता है कोलेस्ट्रॉल का, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो है। तो इसलिए ये बाहर के मुल्कों में, ज़ाहिर है हमने काफ़ी सारे मुल्क विज़िट किए हैं, तो उनके अंदर तो ये बड़ी मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, तो हम इस कल्चर को भी प्रमोट करना चाहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि हम इसको प्रमोट करेंगे कि ये जो मशरूम्स हैं ये लोग इसको अपनी फूड का हिस्सा बनाएं और इसको खाएं। एक बेहतरीन परफेक्ट डाइट है। तो इस हवाले से भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं। सही, इस भावलपुर में हमने अपने डिपार्टमेंट के लेवल पे हमने ट्रेनिंग्स करवाई, जिनमें से हमारे से जो बाहर के पार्टिसिपेंट्स थे वो भी हमारे पास आते रहे हैं, फार्मर्स से। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि उनमें से कुछ लोगों ने इसको एज ए बिज़नेस भी अडॉप्ट कर लिया। ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव साइन है कि कुछ लोगों ने इसको एज ए बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, खुद कल्टीवेशन कर रहे हैं और उसको मार्केट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए ये है, क्योंकि हम तो एक तालीमी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हमारी कोई प्रोडक्ट बाहर जाती है तो वो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे ही ट्रेंड लोग अगर वो कम्युनिटी को फैसिलिटेट करते हैं, वो खुद फैसिलिटेट होते हैं इस बिज़नेस से। तो इससे अच्छी बात हमारे लिए डॉक्टर साहब, इससे अच्छी खुशी और कोई रिसर्चर के लिए हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब, हम प्लांट पथालॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तालिब इल्मों का स्कोप है प्लांट पथालॉजी के हवाले से? मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हम लोग जो हम फूड लेते हैं ना डेली, आप लोग जो आप तक पहुंचता है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई होती है। डॉक्टर साहब, ये जितनी भी वैराइटीज़ बनती हैं ये सारी इन प्रोसेस से गुजर के आती हैं। इनके ऊपर हम आर्टिफिशियली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनॉकुलेट करते हैं फंजाई बैक्टीरिया।
तो वो देखते हैं कि इनके अगेंस्ट इनमें रेजिस्टेंस है नहीं है, तो वो इस सारे प्रोसेस से गुजर के आती हैं, तब जाकर वो मार्केट में आती हैं, तो फार्मर उसको लगाते हैं तो उनको फसल मिलती है। उसके पीछे बहुत सारे साइंसदान मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, जो उनको हर कोई अपने अपने एंगल से उसको देख रहा होता है। तो मैं इसमें एक चीज़ नोट करता, आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि दुनिया में शायद इतनी अमवात किसी जंग या किसी और आफत की वजह से नहीं हुई जो इस प्लांट्स की बीमारी। ये बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेज है, बीमारियों के बारे में। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डॉक्टर साहब जी सर, इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूंगा कि 1845-46 में आयरलैंड में डॉक्टर साहब पोटैटो के ऊपर एक बीमारी आ गई थी जिसको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का नाम दिया गया था। वो एक फंजाई की वजह से थी, फफूंदी की वजह से। तो उसकी वजह से डॉक्टर साहब तकरीबन 15 लाख लोग भूख से मर गए थे, मतलब, और इतने ही लोग वो माइग्रेट कर गए थे दूसरे मुल्कों में। तो ये अभी भी हमारी जो गंदम है इसके ऊपर थ्रेट है। हम इसके ऊपर एक बीमारी है स्टेम रस्ट, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में इसका इतना आउटब्रेक नहीं है, लेकिन दुनिया में ये अफ्रीका में पहुंची हुई है। इससे ये है कि अगर खुदा न खास्ता उसका आउटब्रेक हो जाए तो वो हमारी जो गंदम है वो ज़ीरो प्रोडक्शन पे भी जा सकती है, क्योंकि वो स्टेम को तोड़ देती है। सिट्टा लगा होगा, स्टेम टूट जाएगी तो वहाँ हमें यील्ड ही नहीं मिलेगी। तो वो एक अलार्मिंग एक डिजीज़ है जिसको टाइम बम ऑफ एग्रीकल्चर का नाम भी दिया गया है डॉक्टर साहब। इस तरह की ख़तरनाक बीमारी है वो। तो इस तरह की और बहुत सी, अब जैसे आजकल हमारी कपास को देख लें, सबसे बड़ा मसला कॉटन लीफ कल वायरस का है। वायरस का एक बहुत बड़ा इशू है कॉटन के ऊपर। तो ये भी मतलब इसको मैनेज करना भी ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट का काम है। तो प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए और स्कोप ये है कि जितने भी हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो इस सब्जेक्ट के लोग हैं ये डिप्यूटेड होते हैं। जो चीज़ भी इंपोर्ट हो रही होती है बाहर से, कोई सीड आ रहा है, कोई फ्रूट आ रहा है, तो उसकी इंस्पेक्शन होती है वहाँ पर। अगर बाहर से कोई ऐसी डिजीज़ इधर आ जाए उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनका एक बहुत बड़ा रोल है जो कि इनको अदा करना पड़ता है और अदा करना चाहिए भी अपने मुल्क के लिए। जी डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आप यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर हैं और यूनिवर्सिटी में जब आपने ज्वाइन किया होगा तो लेक्चर ज्वाइन किया होगा, फिर आप कुछ अरसे बाद पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बने होंगे और आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इंशाल्लाह आप मुस्तक़बिल करीब में प्रोफेसर भी हो जाएंगे। मैंने आपसे पूछना यह है कि अब तक आप कितने रिसर्च पेपर आपके हैं और कहाँ कहाँ पब्लिश हुए हैं और इम्पैक्ट फैक्टर उनका क्या है? डॉक्टर साहब, मैंने जो यूनिवर्सिटी है वो 2006 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2011 से 15 तक मैंने पीएचडी की है और उसके बाद फिर मैं आजकल एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान मैंने अपनी रिसर्च पे फोकस रखा और इस वक्त मेरे जो है ना वो 45 रिसर्च आर्टिकल्स हैं और मेरा इम्पैक्ट फैक्टर जो है ना वो 60+ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो मज़ीद अभी आगे, चूँकि ये 60+ उस वक्त है जब हमारे पास ये प्रोग्राम एमफिल और पीएचडी के नहीं थे, तो इंशाल्लाह अब हमारे वो प्रोग्राम भी शुरू हो गए, हमारे पास स्टूडेंट आ जाएंगे, तो उनके थ्रू भी हमारी जो रिसर्च है वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी और इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम एक अच्छा मतलब रिसर्च में हम एक्सेल करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर हम कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें तो आप कितना नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं? मेरा ख्याल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस तो शायद अनगिनत हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है। मैंने यूएसए में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं। फिर मैं ये कोविड से पहले कंटिन्यूसली डॉक्टर साहब मैं हर साल चाइना 1 महीने के लिए किसी न किसी ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाता रहा हूँ। तो मतलब मैं हर साल तकरीबन पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली मेरा चाइना में 1 महीना लाजमी मैं किसी न किसी ट्रेनिंग और उसके हवाले से जाया करता था। तो अब कोविड की वजह से चूँकि अभी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन है तो यूँ तकरीबन जो है ना वो ये 15 से 20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपोजर जो है ना वो है, दुनिया देखी है, एंजॉय किया है सर।
डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को बताएं कि ख़ास तौर पर ये जो एक यूनिवर्सिटी का नया फेज़ मैं कहूँगा इसको, जब से इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर महबूब साहब ने बतौर वाइस चांसलर ज्वाइन किया है, तो यूनिवर्सिटी एक राइट ट्रैक पे है, तरक्की की तरफ जा रही है, हर फील्ड में तरक्की की तरफ जा रही है, चाहे वो स्टूडेंट की तादाद हो, चाहे फैकल्टी की तादाद हो, चाहे फैकल्टी की प्रमोशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिसर्च कल्चर हो, उनकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी इम्प्रूव हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप इनका दौर को आप इसको सम अप करें कि इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर महबूब साहब के दौर को किस तरह हम कह सकते हैं कि वाकई वो शानदार दौर है। डॉक्टर साहब इसको सम अप करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब से इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर महबूब साहब हमारे वाइस चांसलर रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी में मुझे चूँकि 16 साल हो गए यूनिवर्सिटी में, इधर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, तो मैंने तकरीबन 4 वाइस चांसलर पहले भी देखे हैं। तो ये उनसे यूनिक हैं सर। ये वो दौर है कि जिसमें तरक्की की कोई आगे हद नहीं नज़र आ रही। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी इस तरीके से हर एस्पेक्ट में इतना तरक्की कर रही है कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर हैं, और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं डॉक्टर साहब, जो कि हम शायद जब 2006 में हमने ज्वाइन किया था तो उस वक्त मतलब ये यूनिवर्सिटी अननोन सी थी लोगों के लिए, और उनको बताना पड़ता था कि भाई बहावलपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, तो हम वहाँ पर टीचर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा लाइमलाइट पे आ चुकी है, और यही वजह है कि स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। जी 45,000 तक चली गई है, और एक्सपेक्टेड है कि ये 60 तक जाएगी। जी, लेकिन डॉक्टर साहब मैं इसमें एक बात ये कहूँगा कि ये वो दौर है कि जिस दौर में अगर कोई बंदा कुछ करना चाहता है और वो नहीं कर पाता ना, ये उसकी बदकिस्मती है। इसमें ओपन ऑप्शंस हैं, और वाइस चांसलर साहब जो है ना वो इतने कोऑपरेटिव और इतने सपोर्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, डायनामिक हैं, आपको इतनी सपोर्ट करते हैं। अगर इस दौर में भी कोई कुछ नहीं कर सकता तो मेरा ख्याल है कि वो कभी शायद कर भी ना पाए, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी और वो पोटेंशियल ही नहीं है। तो यहाँ हम वो चीज़ें करते रहते हैं। हम अपनी डोमेन में जो हमसे होता है हम उसको करते रहते हैं, और उसकी हमें ओपन हमारे पास ऑप्शंस हैं, और वाइस चांसलर साहब हमें अप्रिशिएट करते हैं। जब वो अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, तो हमारा दिल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने डॉक्टर साहब की यूनिवर्सिटी माशाल्लाह अब आते रहते हैं, एडमिशन का सीज़न है, लोग आते हैं, तो वो जब यहाँ आते हैं तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते हैं, तो वो अपना बाज़ औक़ात उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो वो बताते हैं कि यार हम तो सुनते थे कि बहावलपुर में यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी कोई एक आम सी यूनिवर्सिटी होगी, ये तो एक पैराडाइज है, इतनी खूबसूरत है, कोई शक। और बच्चे पेरेंट्स के सामने बैठ कर जिद कर रहे थे नहीं जी हमने यहाँ पढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं इस इदारे में एक मुअल्लिम हूँ डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। और डॉक्टर साहब प्रोफेसर डॉक्टर महबूब साहब का दौर, ये डॉक्टर साहब तारीख में लिखा जाएगा। आप तो तारीख के प्रोफेसर हैं सर, आप बेहतर जी सर। डॉक्टर साहब रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करें तो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कल्चर कैसा है, और ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर को आप कैसे देखते हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च कल्चर वेरी करता है, ये हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। तो चूँकि मेरा दूसरे डिपार्टमेंट से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं, मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो हमारे एग्रीकल्चर में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रिसर्च को प्रमोट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा रिसर्च की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हैं। उसकी एग्जांपल ये है कि ये जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो एग्रीकल्चर की लैब्स हैं डॉक्टर साहब, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लैब्स हमारे पास हैं डॉक्टर साहब, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लैब्स हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अगर अपनी डिपार्टमेंट की लैब की बात करूं तो जो डॉक्टर साहब जब मैं यूएसए में था तो मेरा एक ड्रीम था कि ये जो जिस लैब में मैं काम कर रहा हूं, मैं अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं इसी तरह की लैब बनाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सेम उसी पैटर्न पे उसी डिज़ाइन पे मैंने अपनी लैब बना ली है, और वो लैब जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, उसके अंदर हर वो चीज़ मौजूद है
जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब के अंदर होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। और स्टूडेंट्स को ओपन मतलब ऑफ़र है, फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो अपना काम करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिसर्च का कल्चर है एग्रीकल्चर फैकल्टी में। बाकी ज़ाहिर है डिपार्टमेंट इसी हवाले से डॉक्टर साहब अभी पिछले दिनों को महीना एक पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए थे यूनिवर्सिटी में, और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी यूनिवर्सिटी में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फोरम पे खड़े होकर वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर महबूब साहब को अप्रिशिएट करें, यूनिवर्सिटी फैकल्टी को अप्रिशिएट करें, यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट करें, और बिलखसूस एग्रीकल्चर में उन्होंने डॉक्टर इकबाल मुंदेशा और डॉक्टर अली का नाम लिया। चूँकि आपके वो डिपार्टमेंट के और फैकल्टी के लोग हैं, तो उनके हवाले से भी थोड़ा एग्रीकल्चर के हवाले से बताइएगा कि वो किस फील्ड पे। डॉक्टर साहब नो डाउट, देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यहाँ आना और एग्रीकल्चर के ऊपर बात करना, ये हमारे लिए कोई मतलब ऑनर से कम नहीं है। बिल्कुल ज़ाहिर है आखिर मतलब इस तरह के डेवलपमेंट्स हैं तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सर जी। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि इस लेवल के हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में उनका एक नाम है, उनकी जो रिसर्च है, जो उनकी जो मेहनत है, ये बेसिकली उनकी मेहनत का सिला है। और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जी। डॉक्टर साहब आपकी फैकल्टी के हवाले से बात करें तो आपके जो फैकल्टी मेंबर हैं कितने पीएचडी हैं, कितने एमफिल हैं? मेरे पास जो हमारे डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर हैं वो 100% फैकल्टी हमारी जो है वो पीएचडी है। उसमें बस एक जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं उनका थीसिस सबमिटेड है, वो नोटिफाई हो जाएगा। लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट 100% हमारी फैकल्टी जो है वो पीएचडी डॉक्टर हैं और ज़्यादातर उनमें से फॉरेन क्वालिफाइड हैं। जो कि आपकी सुपरविजन में कितने स्टूडेंट एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं? जी मेरी सुपरविजन में इस वक्त मेरे पास 3 पीएचडी के स्टूडेंट हैं। चूँकि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पथालोजी है ये न्यू बॉर्न है, जो समझें कि 2020 में ये डिपार्टमेंट बना है और हमने जो एडमिशन है वो पीएचडी और एमएससी ऑनर्स की अभी ये दूसरा बैच है उसका। तो इस हवाले से जो पहले सेमेस्टर में जो मेरे पास स्टूडेंट है वो 3 पीएचडी के आ चुके हैं, तो 2 अभी आ चुके हैं। तो यूँ ये 5 स्टूडेंट मेरे पास पीएचडी के अभी काम करेंगे। तो 6 मेरे पास जो है ना वो एमएससी ऑनर्स या एमफिल जिसको हम कहते हैं उसके स्टूडेंट मेरे पास मेरी अंडर सुपरविजन है जी। ये चूँकि आप एक मुअल्लिम हैं और एक रिसर्चर हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ज़ाहिर है आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो जो बेसिकली इस तालिब इल्म आज के तालिब इल्म को अगर आप पैगाम देना चाहें कि हाउ ही कैन इम्प्रूव हिज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और उसको किस तरह मेहनत करनी चाहिए और यूनिवर्सिटी में आने के बाद उसका जो एक गोल है या एक टारगेट है वो क्या है और किस तरह वो चले, जैसे एक आप कामयाब इंसान बने और माशाल्लाह एक अच्छे टीचर हैं, तो अगर वो टीचर बनना चाहता है या रिसर्चर बनना चाहता है तो उसको आप किस तरह कोई पैगाम देना चाहिए? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल है कि इस दौर में ना अभी जिस दौर में स्टूडेंट हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर उसको ये पॉजिटिवली यूज़ करना शुरू कर दें तो इनसे अच्छे रिसर्चर, इनसे अच्छे मुअल्लिम, इनसे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं वो कोई हो नहीं सकता। हर चीज़ सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब हम स्टूडेंट थे 2004 में 3 में उस वक्त ना मोबाइल इस तरह के एंड्रॉयड थे जी, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, कंप्यूटर थे नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं थे। हमें जो है ना वो कोई चीज़ ढूंढनी होती थी तो हम लाइब्रेरी में जाते थे। ऑल दो कि लाइब्रेरी जाना शायद इससे कहीं बेहतर है, किताब का तो बदल ही नहीं है, नहीं उसमें कोई उसका कोई बदल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको उसके लिए फिर काफ़ी टाइम भी लगता था, मेहनत भी करनी पड़ती थी, पूरा दिन कोई चीज़ ढूंढने के लिए ढूंढते थे तो नहीं मिलती थी। लेकिन अब वो फैसिलिटी है कि एक सिंगल क्लिक पे उनके सामने आ जाती है वो चीज़, हर चीज़ खुल जाती है। फिर ये है कि अब आजकल के जो दौर के असातिज़ा है ना सर, वो भी डॉक्टर साहब वो इतने कोऑपरेटिव हैं, मतलब यंग लोग हैं और
या इस दौर में जितने भी असातिज़ा मैं देखता हूँ इतने सपोर्टिव हैं स्टूडेंट्स के साथ कि हमारे और स्टूडेंट के दरमियान जो है ना कोई इस हवाले से रिसर्च के हवाले से कोई उनके सब्जेक्ट के हवाले से डिस्कशन के हवाले से कोई बैरियर्स नहीं है। बैरियर नहीं, तो वो अवेलेबिलिटी है, उनको टीचर्स अवेलेबल हैं, वो जितना उनसे सीख सकते हैं मैं समझता हूँ उनको सीखना चाहिए। उस्ताद होता है डॉक्टर साहब, तो ये जितनी टेक्नोलॉजी भी हो लेकिन उस्ताद ने जो बात बतानी है ना वो कभी निकल नहीं सकती। कुएं के पास चल के आता है और अगर तालिब इल्म उस्ताद के पास आएगा तो लाट बहुत कुछ सीखेगा। तो डॉक्टर साहब ये इस तरह से ना मुझे याद है कि जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तो वो चीज़ें जो हमारे उस्ताद ने पढ़ाई थी ना डॉक्टर साहब वो अभी हमें हमारे मतलब दिमाग के अंदर वो प्रिंट हुई है, बिल्कुल ऐसे, वो निकल ही नहीं सकते कभी। जी बेस वही बनाते हैं, बेस वही बनाते हैं स्कूल के साथ जी। उसमें ज़ाहिर सर मार भी पड़ती थी लेकिन ये है कि इवन फिर भी वो चीज़ें नहीं भूलते। तो उस्ताद जो चीज़ बताता है, उस्ताद की बताई हुई चीज़ तो डॉक्टर साहब वो जी कभी नहीं भूलती। डॉक्टर आफ्ताब गीलानी साहब, हमने तालीम के हवाले से भी बात कर ली, रिसर्च के हवाले से बात कर ली, डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर ली, क्या ख्याल है अदब के हवाले से कुछ? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अदब से आपको किस हद तक लगा हुआ है और किस किताबें पढ़ते हैं? बंदे को वैसे बाअदब होना चाहिए डॉक्टर साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की हद तक शौक़ है। लिटरेचर तो, मतलब जी किस शायर को पसंद करते? शायर डॉक्टर साहब जो जिसकी शायरी मुझे पसंद आ जाए वो शायर मुझे पसंद होता है। मैं मतलब स्पेशल इसमें नहीं है। वैसे मेरे अपने जो चचा है एक बहुत बड़े नामवर शायर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, तारक बलोच सहराई साहब के नाम से आप जानते होंगे डॉक्टर साहब। तो उनकी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। उनकी मैं तो उनके जो बुक्स के नाम हैं उससे भी बड़ा मुतासिर होता हूँ। उनका एक बुक का नाम है गूंगे का ख्वाब, अच्छा, सवाल की मौत। तो ये चीज़ें डॉक्टर साहब बड़ा इंस्पायर करती हैं। शेर व शायरी में पसंद है, सिर्फ पढ़ने की शेर पसंद है डॉक्टर साहब। कभी शायरी की है आपने? खुद से तो नहीं की, सुनी बहुत है। अच्छा। और सुनता भी बहुत हूँ, और कोई शेर अच्छा लग जाए तो उसको, जैसे कि एक शेर मुझे याद आ रहा है डॉक्टर साहब ज़रूर कि वो मैं अक्सर बच्चों को जब ओरिएंटेशन होती है तो नॉर्मली उनको मैं कहता हूँ, तो ये मेरे एक दोस्त अक्सर ये कहते रहते हैं, उनको जब वो सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा। वो भी अक्सर ये शेर सुनाते हैं किसी प्लेटफार्म पे कि किताब किस्मत में पाए जाते हैं कोरे कागज़ भी चीदा चीदा। वाह। किताब किस्मत पाए जाते हैं कोरे कागज़ भी चीदा चीदा, वो जिनमें दम हो वो अपने हाथों से अपनी तकदीर आप लिख लें। वाह। तो ये आपकी किस्मत के अंदर वो कोरे कागज़ मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपके अंदर दम है तो अपनी तकदीर उन कोरे कागज़ पे लिखते जाएं। बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब ये इस तरह के जो चंद बड़ी बात है, आप एग्रीकल्चर के प्योर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपका एक अदबी ज़ौक़ है। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर जमील साहब जो रजिस्ट्रार भी है, पहले प्रिंसिपल भी रहेंगे, वो भी तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे अशार सुनाए थे। उनका भी जो लिटरेरी ज़ौक़ है वो बड़ा अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपको सियाहत का कितना शौक़ है और आपने दुनिया के कौन कौन से मुल्क देखे और पाकिस्तान में बिलखसूस हमारे शुमाली इलाक़ात को कितना एक्सप्लोर किया आपने? और डॉक्टर साहब यहाँ पे ये भी अर्ज़ करूँगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आपने कैसा पाया? आपने विजिट किया था वहाँ? जी डॉक्टर साहब, सियाहत का मुझे जुनून की हद तक शौक़ है। मेरी ख्वाहिश होती है कि कोई जगह ऐसी ना रह जाए जिसको मैं एक्सप्लोर ना करूं और जो मेरी कैपेसिटी के अंदर हो, जिसको मैं कर सकता हूं। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो मैंने खुद से नहीं बल्कि मेरे बच्चों को भी सियाहत का शौक़ है। वो मेरे साथ टूरिस्ट होते हैं, एज ए टूरिस्ट वो मेरे साथ होते हैं। तो हम लोगों ने पाकिस्तान का डॉक्टर साहब शायद ही कोई जगह ऐसी हो जो हमने छोड़ी हो घूमने के लिए। नादर एरिया खुंजराब पास तक मैं मेरे बच्चों को पता है, मैं खुद गया हूँ। बाकी ये कश्मीर की जितनी भी वैलीज़ हैं, जितने भी स्पॉट्स हैं, इनको मैं विज़िट किया है। दीर, चित्राल, ये सारा एरिया, कालाम, मतलब ये सारा एरिया, फिर
इधर से कराची से लेकर खुंजराब तक डॉक्टर साहब, और इधर इस साइड पे हमने बलूचिस्तान, चूँकि हमारे साथ एरिया है, हमारे साथ का है, तो उसको हमने बहुत एंजॉय किया है। और आप अपनी गाड़ी पे ज़्यादातर जाते हैं? मैं अपनी गाड़ी पे डॉक्टर साहब, मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, और मैं अगर तो मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, मेरे जो मुझसे बड़े भाई हैं वो आरिफ मलगानी साहब, वो सेफ टीवी में मशहूर और टीवी के हवाले से कर रहे हैं उसमें, तो वो भी टूरिस्ट हैं, तो वो हम दोनों भाई फिर कैंपिंग भी करते हैं सर। हमने कैंपिंग भी बहुत सारी जाके की है नॉर्दर्न एरियाज़ में, और रिवर साइड पे हम निकल जाते हैं। थोड़ा हमें हंटिंग का भी शौक़ रखते हैं हम लोग, तो ये एक ज़िंदगी है डॉक्टर साहब। तो इस तरह से पाकिस्तान मैंने बहुत घूमा है डॉक्टर साहब, पूरा तकरीबन विज़िट किया है। यूएसए का इन्होंने पूछा है कि यूएसए में आपने क्या देखा। डॉक्टर साहब यूएसए, जैसे कि मेरा टूरिज़म की तरफ बड़ा शौक़ था, तो मुझे मौका मिला उसमें घूमने का, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए की 15 स्टेट्स को विज़िट किया है। माशाअल्लाह। हाँ जी, मैंने और बाई रोड विज़िट किया है, तो फ्लोरिडा बिल्कुल साउथ में हो जाता है। कहाँ गए डॉक्टर साहब स्टेट्स? हम फ्लोरिडा से हमने ट्रैवल स्टार्ट किया, हम फिर जॉर्जिया में हम अटलांटा में गए जी, फिर साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, फिर हम वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क स्टेट, न्यूयॉर्क में जाके रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये भी एक मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैंने दुनिया की टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ जो रैंकिंग में पहला दूसरे नंबर पे रहती हैं, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और MIT है जी। तो मेरी एक ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि मैं उनको जाके देखूं, कि ख्वाहिश तो थी पढ़ने की, लेकिन एटलीस्ट मैंने उनको जाकर विज़िट किया है। तो ये मेरी ज़िंदगी में मतलब एक कमाल की यादें हैं कि मैंने उन 2 यूनिवर्सिटीज़ को, जो कि एक ही शहर बोस्टन में है, तो मैं स्पेशल उनको देखने के लिए गया था। ये जो दुनिया में पहले दूसरे नंबर पे रहती हैं हर दफ़ा रैंकिंग में, तो उनको कम से कम देखना तो चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब वहाँ मुझे ये मौका मिला है, फिर मैं नियाग्रा फॉल गया हूँ डॉक्टर साहब वहाँ से। तो यूँ घूमते घुमाते सर हमने कुछ 15 स्टेट्स दोस्तों ने, हम पाकिस्तानी दोस्त थे सारे, तो हमने मतलब पर्सनल गाड़ी पे हमने ये USA को विज़िट किया। फिर डॉक्टर साहब मैंने बहुत सारा चाइना विज़िट किया है। चाइना के जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जो इनके स्पॉट्स हैं, जैसे आपकी वो जो ग्लास ब्रिज वगैरह है, उस एरिया को मैंने विज़िट किया है। येलो केव इनकी एक है, तो इनके दीवार चीन डॉक्टर साहब मैंने बहुत सारी जगहों से विज़िट किया है। मैंने बीजिंग में मैं काफ़ी अर्सा रहा हूँ, फिर मैं चंगशा में रहा हूँ, वुहान में जहाँ से आउटब्रेक हुआ कोविड का, इधर मेरा काफ़ी वक्त गुजरा है। और चंदू एक सिचुआन का एक कैपिटल है, उसमें जहाँ पांडा की रेयरिंग होती है, मतलब पांडा ब्रीडिंग सेंटर, वो मैंने विज़िट किया है। तो नानजिंग, मतलब बहुत सारे चाइना के ऐसे शहर हैं, सियाती मकामात हैं, वो मैंने विज़िट किए हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश होती है कि मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूं, देखूं। डॉक्टर साहब आप अमेरिका में 15 स्टेट आपने विजिट की है, वहाँ के लोगों को कैसा पाया? और दूसरा चाइना की बात करें तो चाइना के लोगों को कैसा पाया, ये भी थोड़ा बताइए। कल्चर और खासतौर पर उनका कल्चर के हवाले से, और वो कैसे लोग हैं जी। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका की जो हमारी परसेप्शन होती थी जब हम यहाँ थे, तो हम समझते थे कि ये शायद कोई बहुत ज़ालिम लोग हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने वहाँ देखा है कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे जो भी उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन लोग वहाँ जो वो लोग मुझे भी इत्तेफाक हुआ जाने का, वो तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव जी। लोग डॉक्टर साहब वो इतने कमाल के लोग हैं जी कि मैं तो बाज़ औक़ात कहता था कि यार ये तो हमसे भी कहीं बेहतर है। बिल्कुल सही। जिनके हम तो मुस्लिम हैं, ये नॉन मुस्लिम हैं, उसके बावजूद उनके अंदर जो ईमानदारी, दयानतदारी और जो वादे का पास, सच, वो इस तरह की थी कि कमाल थी डॉक्टर साहब जी। मैं समझता हूँ कि उन जैसा ह्यूमन बीइंग मतलब जी हम अगर बन जाएं तो हम शायद कहीं आगे निकल जाएंगे। तो इस तरह के बड़े कोऑपरेटिव के लोग थे। उसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर साहब के। मैंने एक दिन ना अपने प्रोफेसर से ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं
फलां रिसर्च स्टेशन लेक अल्फ्रेड ऑरलैंडो में ना एक रिसर्च स्टेशन था सिट्रस का। तो मैंने उसको ख्वाहिश का इज़हार किया है कि मैंने प्रोफेसर मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, सही, तो मैं कैसे जाऊँ। तो मुझे प्रोफेसर ने मुझे कहा है कि मैं आपको खुद ले जाऊँगा सुबह। अच्छा। तो मैं मतलब एज़ यूजुअल जैसे हम पाकिस्तानी रूटीन में वो करते हैं, तो मैंने कहा कि जी आप कितने बजे चलेंगे। उसने कहा जी 8 बजे चलेंगे। तो उसने मुझसे मेरे घर का एड्रेस मांगा। तो अभी कोई 7:55 थे, उसके मुझे फ़ोन आ गई कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। और वो खुद गाड़ी लेके आए हुए थे, खुद गाड़ी लेके आ गए। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वो प्रोफेसर खुद मुझे पूरा दिन, मेरी वजह से उसने पूरा दिन मुझे वहाँ घुमाया और फिर शाम को मतलब मुझे अपने घर छोड़ा उसने। तो उसने दावतें भी की, अपने घर बुलाया भी सही, खाने पे भी काफ़ी दफ़ा बुलाया। फिर डॉक्टर साहब एक दफ़ा ऐसा था कि छुट्टियां आ रही थी बहुत ज़्यादा क्रिसमस की, तो उनकी चूँकि ईद होती है, तो उसने मुझसे पूछा है कि आप कैसे रहेंगे, हमारी तो छुट्टियां, हम तो घूमने जाएंगे, तो आप कैसे जाएंगे। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी मुझे नहीं पता इतना आइडिया, क्योंकि मैं नया नया गया हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि फिर आप ईद हमारे साथ करेंगे। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे उनकी बहुत पसंद आई। जी जी। चाइनीज़ जो हैं डॉक्टर साहब, इनका हमारे साथ सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज का है। जी जी। जो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उसकी डॉक्टर साहब मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। मैं जो है ना वो चाइना में जिस ट्रेनिंग सेंटर पे रह रहा था, तो उसमें ना एक पूरी दुनिया के लोग आए हुए थे। तो जो हमारा होस्ट था, मैंने उससे कहा कि यार ये जो स्विमिंग पूल है इसको अगर यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसने मुझे उस वक्त खामोश करा दिया। तो फिर मैं बाद में मुझे मिला है, तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब ये जो, चूँकि जब आपने बात की थी तो पूरी दुनिया के लोग बैठे थे वहाँ पर, बहुत सारे लोग और बैठे थे, मैंने आपको चुप करा दिया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सहूलत सिर्फ 2 मुल्कों के लोगों के लिए, एक पाकिस्तानियों के लिए और एक चाइनीज़ के लिए। ये बाकी दुनिया के किसी लोगों के लिए ये सहूलत नहीं है कि वो इसको यूज़ करें। तो उसने फिर मुझे पास ला के दिए कि जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बात। तो ये मतलब वो बड़ा एक मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि यार ये इस तरह से सोचते हैं। मतलब चाइना पाकिस्तान की दोस्ती है वो हर जगह पे। जी सर। तो वो पाइथो कहते हैं डॉक्टर, इसको पाइथो, पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती है वो कहते हैं फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल। तो लोग अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते नहीं हैं, जिनको मतलब ज़बान का प्रॉब्लम है। मेरा इत्तेफाक हुआ है डॉक्टर साहब ओल्ड बीजिंग सिटी में जाने का। ओल्ड बीजिंग सिटी बेसिकली बीजिंग का वो एरिया है जिनको इन्होंने पुरानी हालत में रखा हुआ है। अच्छा। सारा सारा बीजिंग नया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ एरिया बीजिंग का ऐसा छोड़ा हुआ है जो कि उनका पुराने दौर का बीजिंग, जो हमें पिकिंग की याद दिलाता है। जी जब इसका नाम पिकिंग होता है। तो वहाँ पर जो है ना वो लोग लोकल हॉस्पिटैलिटी के लिए लोगों के घर में लेकर गए हैं, वहाँ खाना खिलाया उन्होंने। तो वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो उनके पुराने बुज़ुर्ग बैठे थे वो उसी तरह से बैठ के ताश खेल रहे थे, दरमियान में बेंचें लगी हुई थी, उनके अंदर बैठ के खेल रहे थे। तो जब वो हमारा तारुफ हुआ, ज़ाहिर है दुनिया से मुख्तलिफ दुनिया से लोग होते हैं, जब उनको हमारा तारुफ होता था कि ये पाकिस्तान से हैं, तो वो उठ के खड़े हो जाते थे कि, और वो कहते थे, फिर वो उनको अपनी ज़बान में, उनको चूँकि लैंग्वेज का इतना वो नहीं था, वो फिर उनको बताते थे कि जब पाकिस्तानी जहाज़ पहली दफ़ा चीन में आया था तो हम देखने गए थे बीजिंग में। अच्छा। तो मतलब इस तरह का उनके अंदर वो मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोरी में ना डॉक्टर साहब वो बैठ गई हैं, तो याद रह जाती हैं। जी। तो यूँ आज की शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद थी डॉक्टर नवीद असलम मलगानी साहब। आप चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पथालोजी के Awaz-E भावलपुर में, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, अपने तालीम के बारे में बताया, और अपने अब्रॉड के जो इनके एक्सपीरियंस हैं वो हमारे नाज़रीन से शेयर किए। हम आवाज़-ए-बहावलपुर न्यूज़ चैनल में एक बार फिर आपको आपसे खुदाहाफ़िज़ कहते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। जी। तो